So it is time for us to start with new chapter, that is oscillatory motion or oscillation or simple harmonic motion or vibratory motion. तो ये जो चैप्टर है इसके तीन चार नाम है. इट इज इन शॉर्ट कॉल्ड एज ऑसिलेशंस. ऑसिलेटरी मोशन को, ऑसिलेशंस को सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं वो हमको समझेगा आज इन अ वाइल. बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑसिलेशन मतलब बेसिकली होता क्या है. व्हाट इज ऑसिलेशन? To and fro motion of a particle about a mean position is known as oscillation. तो ऑसिलेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन. तो फॉर एग्जांपल, अब ये मीन पोजीशन का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है, सम पार्टिकल एन ऑब्जेक्ट, और ये जो उसका पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, तो इस पोजीशन को आप बोलते हो मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब ये जो पार्टिकल है इट कैन परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. इस टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन अबाउट सम मीन पोजीशन. तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. तो पहला एक मिस कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन तो पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. लेट अस अज्यूम इट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन सेंटर. तो इट परफॉर्म्स दिस काइंड ऑफ मोशन. इस टू एंड फ्रो मोशन को बोलोगे, क्या बोलोगे? ऑसिलेशन. सो टू एंड फ्रो मोशन of a particle or an object about an equilibrium position, मतलब about mean position is known as oscillatory motion. और ऑसिलेशन बेसिकली. तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, दिस टू एंड फ्रो मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन? When a motion repeats itself after equal intervals of time, then such a motion is said to be periodic motion. रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर एक वॉल क्लॉक है उसका पेंडुलम है, तो दैट पेंडुलम इज आल्सो परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जांपल, वॉल क्लॉक के तीनों हैंड्स, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड, ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन. क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड की बात करोगे तो सेकेंड हैंड जो है वो बराबर 60 सेकेंड के बाद वापस से उसी पोजीशन पे जाता है. आप अगर आर हैंड की बात करोगे, आर हैंड, मिनट हैंड नहीं बोला मैंने, आर, तो 12 घंटे के बाद वापस से वो अपनी जगह पे होगा. अगर आप मिनट हैंड की बात करोगे तो 60 मिनट के बाद वापस से वो अपनी जगह पे होगा. सिमिलरली अर्थ का मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, that is rotational motion, is also periodic motion. For example, earth ka motion around sun, which is 365 days, is also periodic motion. For example, motion of moon around earth is also periodic motion. बहुत सारे एग्जाम्पल है. इनफैक्ट आपके स्कूल में लेक्चर को लेक्चर नहीं पीरियड बोलते थे, क्योंकि एक फिक्स टाइम टेबल था. हर दिन सुबह 7 बजे वही होगा, मैथ्स जो भी होगा, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, व्हाटएवर इट इज, राइट. तो पीरियोडिक मोशन मतलब अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है जिसको तुम ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे हो, इट इज अ पीरियोडिक मोशन. इट इज अ पीरियोडिक मोशन that is it repeats itself after equal intervals of time. अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं. व्हाई सिंपल हार्मोनिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक? हार्मोनिक, नॉट हार्मोनियम, हार्मोनिक. वैसे हार्मोनियम का नाम भी वहीं से आया है. इट ऑल कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स ओनली. व्हाई हार्मोनिक? तो जहां पे भी साइन, कॉस ऐसे फंक्शंस होना, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इन दोनों का कॉमन नेम है हार्मोनिक. सो दीज टू फंक्शंस आर कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शंस. क्या बोलते हैं उसको? हार्मोनिक फंक्शन. अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है
हम देखेंगे, आज ही देखेंगे, जब भी तुम मोशन की बात करते हो तो सबसे पहले मोशन के बेसिस क्लियर होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी पार्टिकल मोशन में है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, करेक्ट, मतलब उसका वेलोसिटी है, मतलब उसका एक्सेलेरेशन हो सकता है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो। और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब देयर इज आल्सो एक्सेलरेशन। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन फाइंड करोगे, तो तीनों ही जगह पे आपको या तो साइन या फिर कोसाइन दिखेगा। तो जहां पे साइन या कोसाइन आए उसको तुम क्या बोलते हो? हार्मोनिक। इसके लिए मोशन को क्या बोलोगे? हार्मोनिक। सो दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस मोशन is also known as is also known as simple harmonic motion. Simple harmonic motion. Since simple harmonic motion, since just a minute, something is creating problems here. एक minute. Okay. Fine. Simple harmonic motion, since displacement, velocity, and acceleration, displacement, velocity, and acceleration depends or they are function of sine and cosine. So it depends on sine and cosine. Depends on sine and cosine. तो हम देखेंगे, आज ही देखेंगे, we will derive. तो यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो जो भी मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर साइन या कोसाइन हो तो उसको क्या बोलोगे? सिंपल हार्मोनिक। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका अगला जो चैप्टर है दैट इज वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो जब आप वेव की बात करते हो तो पहले तो पता होना चाहिए दो टाइप के वेव होते हैं, एक है मैकेनिकल, एक है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव इज अ वेव which requires a medium for its propagation, and non-mechanical जैसे electromagnetic wave are waves which do not require any material medium for its propagation. For example, sun से अर्थ तक लाइट बिना ही मीडियम के आ जाता है। मैकेनिकल वेव में दो टाइप के वेव होते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव के केस में वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के मतलब उस मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। So if the particles of the medium through which wave is propagating are vibrating in a direction perpendicular to the direction of propagation, such wave is known as transverse wave. And if the vibrations are parallel to the propagation, then they are called as longitudinal wave. लेकिन दोनों ही केस में वाइब्रेशंस, मतलब वहां पे मीडियम का हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। इसके लिए उस वेव को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मतलब अ वेव विच कंटिन्यूअसली ट्रेवल्स इन अ गिवन मीडियम। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करते रहना, बढ़ते रहना। तो जब एक मीडियम से एक वेव बढ़ते रहेगा तो उस मीडियम के सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। और उसको तुमने क्या बोला है? सिंपल हार्मोनिक। तो ये कॉन्सेप्ट आगे भी कंटिन्यू होगा, इसके लिए अच्छे से पता होना चाहिए। देन अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ रिजिड सपोर्ट, सम रिजिड सपोर्ट वर्टिकल। इस पे हमने एक काम करते हैं, वी विल कीप सम टेबल हियर एंड रिमेंबर दिस टेबल इज सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर। तो हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलते हैं वो डिफाइन करने के लिए एग्जांपल लेना है। So let us first define what is linear simple harmonic motion. Linear, what is the meaning of linear? Along a straight line. Simple harmonic motion.
तो पहला ही टॉपिक होगा आपके बुक में, ये आइडियली होना चाहिए, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोला है ना ऐसा? क्या बोला है? बोला है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो समझने के लिए काम करते हैं। जैसे सम वर्टिकल रिजिड सपोर्ट, वर्टिकल वॉल, हमारे पास एक टेबल है विच इज सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसके ऊपर हमने एक, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रख दिया, लेट अस कीप सम ब्लॉक ऑन टॉप ऑफ इट। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, सम ब्लॉक। हमारे पास एक स्प्रिंग है। हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को, डिफाइन भी करेंगे, लेकिन पहले समझ लो हमारे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पे इस ब्लॉक पे जिसका मास m था, सारे के सारे फोर्सेस है बैलेंस्ड, तो नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो उस पोजीशन को बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब नेट फोर्स जीरो क्यों हुआ? सिंपल। और यहाँ पे जब मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मली हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल तो वैसे ही बैलेंस होगा, क्योंकि वर्टिकल इसका क्या है, वेट। उसको किसने बैलेंस किया? नॉर्मल रिएक्शन में। तो वर्टिकल तो बैलेंस है ही, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल की। तो ये जो पोजीशन है ब्लॉक का, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। गुड। In this case, in equilibrium position, the spring exerts no force on the block. कोई फोर्स नहीं है ब्लॉक पे। इमेजिन इमेजिन अगर मैं इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को राइट में मूव करता हूं, मतलब मैं स्प्रिंग को क्या कर रहा हूं? स्ट्रेच कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज टू द राइट, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको इलास्टिसिटी ये चैप्टर याद है? याद है? अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही आपने इस ब्लॉक को मूव किया टू द राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, तो स्प्रिंग क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। अंडर स्ट्रेच कंडीशन ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर डिस्प्लेसमेंट टू द राइट है तो फोर्स टू द लेफ्ट है। ओके, तो व्हेन द ब्लॉक इज मूव टू द राइट, द स्प्रिंग exerts a force to the left। मतलब फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये याद रखना, क्योंकि फोर्स कहाँ लगा? टू द लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऐसा केस है, फोर्स इज टू द लेफ्ट। देन इमेजिन हमने अगर इस ब्लॉक को लेफ्ट में मूव किया होता, तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या हुआ होता? कंप्रेस। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है? टू द लेफ्ट। और जो फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कहाँ होगा? टू द राइट। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट इज टू द लेफ्ट एंड फोर्स इज टू द राइट। क्लियर? इन दोनों ही केसेस में फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ब्लॉक को तुम राइट में मूव कर रहे हो, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, स्प्रिंग में फोर्स लगाया ब्लॉक पे टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। आपने ब्लॉक को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, तो स्प्रिंग ने फोर्स लगा दिया टू द राइट, मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन आई से टुवर्ड्स मीन पोजीशन, उसका एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है इसमें। गुड। So in both the cases, the force is directed towards the mean position, right? अब ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वाई? क्योंकि अगर मैंने इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया होता, मतलब राइट में मूव करके छोड़ दिया होता, तो स्प्रिंग उसको कहाँ लेके जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन पे। अगर लेफ्ट में डिस्प्लेस किया होता, छोड़ दिया होता, तो कहाँ लेके जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन पे। मतलब इन बोथ द केसेस the spring is trying to restore the original position of the block, hence it is called as restoring force। restore वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट।
जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू के एक्स, वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट, और साथ में आता है एक माइनस साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। दिख ही रहा है हमको, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है तो फोर्स राइट में है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट displacement and force are oppositely directed, that F and X are oppositely directed. Okay, I will repeat again, not to worry. Are that clear? Good. So F equal to minus kx, equation number 1. But you know what is the general expression for force? Mass into acceleration. Therefore from equation number 1 and 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। ये जो के बाय एम है इसको हम लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज ओमेगा, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ओमेगा स्क्वायर एक्स विद अ नेगेटिव साइन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, why not v square, why not r square, why not something else? ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया? व्हाट इज ओमेगा बाय द वे? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का डायमेंशन सेम होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेडियन पर सेकंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है 1/सेकंड। ओके, तो अगर आप देखोगे के बाय एम, आपने बोला के इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट के आप नहीं बोला ना, फोर्स कांस्टेंट है वो, तो के बाय एम। तो इफ यू सी के इज फोर्स अपॉन डिस्टेंस, मतलब न्यूटन पर मीटर। तो ये बराबर है ना, एम इज मास किलोग्राम, के है न्यूटन पर मीटर, एम इज मास विच इज किलोग्राम। व्हाट इज न्यूटन, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर और ये किलोग्राम, सही है। केजी मीटर मीटर कैंसल, क्या आया, 1/सेकेंड स्क्वायर, 1/सेकेंड स्क्वायर मतलब डायमेंशनली ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि डायमेंशन से आ रहा है। डायमेंशनली स्पीकिंग के बाय एम क्या होता है, के बाय एम इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास आ गया ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब पूरा पिक्चर क्लियर होगा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कैसे करोगे? नोट्स में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के राइट नीचे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो। द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स to and fro about a mean position in a straight line is called as linear simple harmonic motion. The motion of an object to and fro motion of an object about a mean position about a straight line along a straight line is known as linear simple harmonic motion. वो बहुत लूज डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रॉपरली डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये दो इक्वेशन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? The motion of an object along a straight line in which restoring force is always directed opposite to that of displacement and is directly proportional to magnitude of displacement. Okay? या फिर the motion of an object along a straight line in which acceleration is directed opposite to that of displacement and is directly proportional to magnitude of displacement is known as linear simple harmonic motion, right? तो ये उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अभी ये कहाँ काम में आएगा? सीईटी जेईई नीट में होता क्या है ना, आपको एक क्वेश्चन होता है, 4 फंक्शन होते हैं, आपको बोलते हैं कि चारों में से कौन सा फंक्शन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है।
नहीं है। तो पहले चेक करो कि कौन सा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिस केस में फोर्स इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आना चाहिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो जिस फंक्शन में एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और नहीं आया तो वो क्या है, नॉन, इट इज, आई डोंट नो लीनियर और नॉट, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। गुड। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इट इज वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। ये पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ पहले दिन से आपको हर एक लेक्चर फॉलो करना पड़ेगा और ऑफ कोर्स आपको हर दिन रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको सबसे पहले लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल वे में डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन of a particle, of an object, whatever it is, of a particle along a straight line about mean position, along a straight line about its mean position, about its mean position is known as linear simple harmonic motion, linear SHM. गुड। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन, सिलाई मशीन का नीडल देखोगे तो इट कंटिन्यूसली परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। सिर्फ पेंडुलम के केस में थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि पेंडुलम के केस में एंगल देखना पड़ता है। अगर स्मॉल एंगल है तो तुम उसको एसएचएम ले सकते हो, और अगर लार्ज एंगल है तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो वहां पे सर्कुलर मोशन के आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता ही देता हूँ, सपोज दिस इज अ पेंडुलम एंड अगर मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया बाय वेरी स्मॉल एंगल एंड आई लीव इट, तो दिस कैन बी टेकन एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर आप इसी पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ रहे हो तो इट परफॉर्म्स पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। तो इस केस में यू हैव टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जब मैंने बोला एग्जाम्पल पेंडुलम, motion of a pendulum, that is under strict criteria that the angle should be very small so that the bob of the pendulum performs linear motion। तो वो linear motion perform कर रहा है, not along the arc of a circle। अब हमको linear simple harmonic motion को हमको अलग तरीके से डिफाइन करना है। अलग तरीके मतलब इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने क्या किया, सिंपल सा एग्जांपल लिया। आप यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी ले सकते थे, लेकिन यही क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी बताया पेंडुलम लेता तो फिर पेंडुलम में मेरे को एंगल देखना पड़ेगा, एंगल ज्यादा है तो सर्कुलर बन जाएगा। तो हमको, और वैसे भी लिखा हुआ है लीनियर, तो स्ट्रेट लाइन मोशन चाहिए। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अ टेबल ऑन टॉप ऑफ विच वी हैव अ ब्लॉक एंड टेबल बोथ हैव नो फ्रिक्शन, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सभी 0 है। देन यू हैव अ वर्टिकल रॉड लाइक अ बॉल, स्प्रिंग का एक एंड कनेक्ट करके रखा है आपने किसको, वर्टिकल सपोर्ट को, और दूसरा एंड कहाँ पे है, ब्लॉक को। ब्लॉक का मास कितना है, m। अभी मैं थ्योरी लिखने नहीं वाला हूँ यहाँ पे। कंसिडर ब्लॉक ऑफ मास m kept on horizontal table, frictionless table, one end of the spring is attached to the vertical support while the other is attached to the block। ठीक है, डन। Initially the block is at rest, so when the block is at rest, net force acting on the block is 0 and the block is said to be in equilibrium। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। किसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ब्लॉक का, स्प्रिंग का नहीं, किसका, ब्लॉक का, क्योंकि एसएचएम कौन परफॉर्म करेगा, ब्लॉक। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको डिस्प्लेस किया थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट x to the right side of equilibrium position। In this case the spring is stretched, और स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मतलब ये जो फोर्स है दैट इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने
ब्लॉक को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया होता तो स्प्रिंग कंप्रेस होता। डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है लेकिन स्प्रिंग जो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा वो कहाँ होगा, राइट में। राइट मतलब टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। Force in both the cases is directed towards the mean position. In both the cases, force is directly proportional to displacement. So force is equal to kx with a minus sign, where k is called as force constant. लेकिन क्योंकि इस केस में हमने स्प्रिंग यूज किया था तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, indicates that force and displacement are oppositely directed, and displacement are oppositely directed. ये हो गया आपका पहला डेफिनेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज oscillatory motion or to or fro motion of a particle in which force is oppositely directed to that of displacement and is directly proportional to the magnitude of displacement. But as you know, force is equal to mass into acceleration. Therefore, from equation number 1 and 2, you will have ma equal to minus kx. Therefore, you will have a equal to minus k by mx. But k by m is omega square, dimensionally speaking. बराबर, पक्का। तो therefore a क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आपको मिल गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। इसके बाद वापस से हमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए, लेकिन मिल गया है यहाँ पे डायरेक्टली, राइट। तो अभी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the motion to and fro motion, of course, oscillatory motion, of course. So the oscillatory motion of an object, the oscillatory motion of an object in which force or acceleration is directed opposite to किसको displacement and is directly proportional to magnitude of displacement. Magnitude of displacement is known as सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर वो मोशन लीनियर है तो क्या बोलोगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं फिलहाल सिर्फ एसएचएम डिफाइन कर रहा हूँ विद द पर्पस कि आगे अगर एंगुलर एसएचएम भी आया तो पता होना चाहिए, और वहां पे आएगा, वहां पे वर्ड थोड़े से चेंज होंगे। आप बोलोगे द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच टॉर्क, क्योंकि रोटेशन के लिए तुमको चाहिए टॉर्क, और एंगुलर एक्सीलरेशन is directed opposite to that of angular displacement and is directly proportional to magnitude of angular displacement. वो लास्ट बट वन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जानबूझ के मैंने लीनियर वर्ड यहाँ से निकाल दिया सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि डेफिनेशन सेम है, सिर्फ लीनियर को तुम एंगुलर में लेके जाओ, डन, गुड, क्लियर। अब हमको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो लेट अस मेक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला टॉपिक तो वही आना चाहिए आइडियली, यस, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। differential equation of linear simple harmonic motion. Very simple topic, very short topic also. What do you understand by differential equation? An equation which contains derivatives. Simple. हमको already पता है, we know that for a linear simple harmonic motion,
What is acceleration? Minus omega square x. And you know what is a? It is dv by dt. So you already know a equal to dv by dt. But you also know what is v? Dx by dt. So therefore, acceleration is second derivative of displacement. So d2x by dt square. Equation number 1. Equation number 2. Therefore, from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you will have d2x by dt square. पीछे गड़बड़ करना बंद कर दो, ये फ्री के मार्क्स है वो भी जाएंगे. तो a is d2x by dt square equal to minus omega square x. So I can write this as d2x by dt square plus omega square x equal to 0. Let us say equation number 1. Acha, 3. I can also write this as, what is omega square? K by m. Equation number 4. Multiply my mass on both sides. So m d2x by dt square, m into k by m. m हो गया cancel equal to 0. तो ये इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 ये तीनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म्स है. तो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 दे आर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ लीनियर एफएचएम. तो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 आर differential equations of linear simple harmonic motion. Correct? Now that clear? बहुत सिंपल है. ए से स्टार्ट किया था, वी नो दैट, क्योंकि तुम एसएचएम बोल ही रहे हो और एसएचएम का मतलब तुमने क्या है वो डिफाइन कर ही दिया. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू magnitude of displacement and is directed opposite to that of displacement. मतलब a equal to minus omega square x, ये तुमने पिछले टॉपिक में डिराइव किया था. बट a is dv by dt, v is dx by dt, तो a is d2x by dt square, तो d2x by dt square is minus omega square x. d2x by dt square plus omega square x equal to 0. ओमेगा स्क्वायर क्या है? k by m. तो d2x by dt square plus k by m equal k by m into x equal to 0. m d2x by dt square plus kx equal to 0. ये तीनों है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म. एक बार आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया, अभी मैथ्स आप लगभग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव मैथ्स, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या फाइंड कर सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? Solution. If I ask you x square equal to 16, what is the solution of this equation? X equal to plus minus 4. मतलब the value of x which will satisfy that equation. So what is the meaning of solution of differential equation? Differential equation है, उसका solution मतलब क्या? We are supposed to find out function of x such that it satisfies this differential equation. x मतलब कौन? डिस्प्लेसमेंट. अब बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्यों? तो देखो तुमने डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है इधर? x. तो यहाँ पे x कौन है? डिस्प्लेसमेंट. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब x फाइंड करना. और अगर x मिल गया तो आपको v भी मिल जाएगा, क्योंकि v इज dx by dt. अगर v मिल गया तो आपको a भी मिल जाएगा, क्योंकि a इज dv by dt. यहाँ पे उल्टे से स्टार्ट करना, क्योंकि तुमको a ऑलरेडी पता है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो अब आपको थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए. रिमेंबर, इफ यू नो x you can find out v by taking derivative, right? And if you know v, you can find out x by taking integration. If you know v, you can find out a by taking derivative, and if you know a, you can find out v by taking integration.
और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सबसे सिंपल चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है तो समझ में आ जाएगा कि करना क्या है यहाँ पे। अब हमारे पास सबसे पहले एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, तो एक्सेलरेशन से मैं इंटीग्रेट करके क्या फाइंड कर सकता हूँ, वेलोसिटी। गुड। और वेलोसिटी मिल गया तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगले टॉपिक में अगर आप देखोगे तो लिखा होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीनियर एसएचएम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। एसएचएम मतलब लीनियर एसएचएम। वहां पे एक्सेलरेशन ए, velocity v and displacement x of simple harmonic motion, right? इवन दो आपको भले ही पता हो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है derive the expressions for acceleration, displacement and velocity of linear system, आपको हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन से ही स्टार्ट करना है। तो यू आर सपोज टू अज्यूम दैट we know, what do we know, differential equation of SHM, differential equation of simple harmonic motion is, कोई भी तीनों में से एक फॉर्म जो यहाँ पे, I will take this d2x by dt square plus k by mx equal to 0. Therefore, you have d2x by dt square equal to minus k by mx. But acceleration is equal to d2x by dt square and k by m is equal to omega square. Therefore, you have a equal to minus omega square x. मिल गया आपको एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। हमको ऑलरेडी पता था, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो दे एक्सपेक्ट कि तुम डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करोगे, और अगर वहां से नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर तुमको ये पूरा ही बताना पड़ेगा। बेसिक थ्योरी हमने स्प्रिंग लिया था, ब्लॉक था, ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फिर वो करो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करो, इट इज अप टू यू। तो ये हो गया हमारा पहला काम, फर्स्ट थिंग डन। तो वी ऑलरेडी हैव एक्सेलरेशन, ये सिंपल सा काम था। वेलोसिटी लेंदी है, डिस्प्लेसमेंट का काम भी लेंदी है। तो अब लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिस इज नॉट वेरी सिंपल एंड नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसमें अभी फिजिक्स इन्वॉल्व होगा। तो अभी सबसे पहले तो तुमको ये समझ में आ गया, क्योंकि आपने दो टाइप के मोशन सीखे हैं, एक्सेलरेटेड एंड नॉन एक्सेलरेटेड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? एक्सेलरेटेड है, क्योंकि एसएचएम जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, और लॉजिकली होना भी नहीं चाहिए। व्हाई लॉजिकली? बिकॉज लुक, सपोज आई एम द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, तो आई विल परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन अलॉन्ग अ गिवन पाथ। तो मैं यहाँ पे जब आऊंगा, ये एक्सट्रीम एंड है, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, दैट इज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आई हैव टू गो बैक। तो गो बैक मतलब यू टर्न मारना पड़ेगा, और वेलोसिटी जीरो किए बिना यू टर्न नहीं होता है। तो वेलोसिटी जीरो हो गया कहाँ पे? एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, राइट। फिर जैसे जैसे वापस मीन की तरफ आओगे तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मीन से वापस एक्सट्रीम की तरफ जाओगे तो क्या होगा? कम होगा। और मीन एक्सट्रीम पे वापस क्या होगा? जीरो होगा। मतलब वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, मतलब दिस मोशन इज एक्सेलरेशन मोशन। और ऊपर से दिख ही रहा है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, it will be zero only when displacement is zero. Okay, then number 2, velocity. अब velocity कैसे फाइंड करोगे? तो velocity फाइंड करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर लेंगे a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हो सकता है नोट्स में मैंने मेथड अलग दिया हो,
हो सकता है, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, बट ठीक है। बट एज यू नो, ए इक्वल टू डीवी बाय डी टी। अब डीवी बाय डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है। मैंने जानबूझ के v को dx बाय dt नहीं लिखा, क्योंकि मैं लिखता अगर तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच जाऊंगा वापस। तो लूप में नहीं अटकना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को a लाओ, a को वापस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, देयर इज नो पॉइंट। ओके, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये जो है ना dv बाई dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यू कैन नॉट सॉल्व। व्हाई? एक्स तो है ना यहाँ पे। हाँ, हमको दो वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे तीन वेरिएबल है। पार्टिकल जब मोशन परफॉर्म करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज वन वेरिएबल, वेलोसिटी इज अनदर वेरिएबल, टाइम इज थर्ड वेरिएबल। अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दो ही वेरिएबल चाहिए, तीसरा है तो सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हुआ है क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऐसा नाम सुना है कहीं पे? नहीं? तो ठीक है, सुनोगे, कोई बात नहीं, और इंजीनियरिंग करोगे तो पक्का आ ही जाएगा। आई डोंट रिमेम्बर 12th में है कि नहीं, बट एनीवेज। तो हमको करना क्या होता है, हमको वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है। वेरिएबल्स को सेपरेट करना मतलब क्या? राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल, लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे तो तीन वेरिएबल है, तो मैं वेरिएबल को सेपरेट कर ही नहीं पाऊंगा। अभी देखो, राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? दो है। तो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसका मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब टेक वन वेरिएबल ऑन वन साइड एंड अदर ऑन अदर साइड। तो यहाँ तो हो नहीं सकता, तो हमको कम से कम तीन में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके तुम यूज करते हो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डीवी और डीटी इसको कर दो अलग, और यहाँ पे एडजस्ट कर लो dx और dx। व्हाट इज dv बाय dx बाय dt? वेलोसिटी। तो dx बाय dt इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो ये जो dx बाय dt बन जाएगा v। तो dv अपॉन dx इंटू वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक नॉर्मल गलती जो नॉर्मली करते हैं, अगर मैथ स्ट्रांग नहीं है तो वो वी स्क्वायर लिख देते हैं, दैट इज नो सेंस। वैसे वी इंटू वी स्क्वायर नहीं बनता है, वो मल्टीप्लीकेशन है। डेरिवेटिव एक टर्म है, वी दूसरा टर्म है, और डीवी स्क्वायर बाय डीएक्स मत लिख देना। ओके, वी को यहाँ लिख देता हूँ डीवी बाय डीएक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आपको देखना होता है कि क्या हमारे पास दो वेरिएबल है? यस, वी एंड एक्स। और हमको ये भी देखना होता है कि इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? यस। सिर्फ dx को उठा के वहां रख दिया तो हो गए वेरिएबल सेपरेट। और एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आपको करना पड़ता है इंटीग्रेट। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। चेक इफ यू हैव टू वेरिएबल्स, इफ नो, जैसे यहाँ नहीं था, एलिमिनेट वन वेरिएबल। देन you have two variables, check if these two variables are can be separated, मतलब एक वेरिएबल एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे है तो सेपरेट करो। सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन वीडीवी इक्वल टू माइनस, और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था रिमेंबर, और कांस्टेंट हमेशा जाता है इंटीग्रेशन के बाहर। ओके, करेक्ट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वीडीवी? वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। लेकिन ये डेफिनाइट था कि इनडेफिनाइट था? इनडेफिनाइट, तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है सी, एनी नेम दैट यू वांट टू गिव। क्लियर? देखो, इस स्टेप के बाद ना एक्चुअली दो मेथड्स है। एक तो तुम इसको डेफिनाइट बना सकते हो डेफिनाइट, या तो फिर तुम इसको इनडेफिनाइट रखो। अगर तुम इसको इनडेफिनाइट रखते हो तो तुमको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इट कैन बी फाउंड आउट बाय बाउंड्री कंडीशन। बताता हूँ ये बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। तो वेयर सी इज
a constant of integration which can be determined from boundary conditions, अभी बाउंड्री कंडीशन मतलब क्या? मैंने अभी तुमको बताया कि कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है, इट लेट अस से इट स्टार्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है टू द राइट, जिसको तुम एम्पलीट्यूड बोलते हो, मैंने गलती से एम्पलीट्यूड के लिए स्मॉल ए लिखा है नोट्स में, तो आपको वो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट मतलब सिर्फ स्मॉल ए और कैपिटल ए में कंफ्यूजन नहीं हो। व्हाट इज स्मॉल ए? एक्सेलरेशन। तो व्हाट विल कैपिटल ए? एम्पलीट्यूड, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि बाउंड्रीज पे, मतलब x इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग टू द वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पॉइंट 0, राइट? तो यू शुड नो, जब x की वैल्यू प्लस या माइनस ए होगा, मतलब पार्टिकल इज इधर एट पॉजिटिव एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया कि क्यों होना चाहिए। पार्टिकल हैज टू कम बैक मतलब 180 डिग्री से उसको टर्न लेना है, तो वेलोसिटी को पहले 0 होना पड़ेगा। तो देखा ऐसा कोई भागते भागते डायरेक्ट घूम गया ऐसा नहीं होता है ना। तो वो सिर्फ क्या, कोई तो डायरेक्टर है उसके पिक्चर में हो सकता है, आई डोंट नो, दे वायलेट ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स बाय द वे, तो आई डोंट नो, वो एक्सेप्शन, वो छोड़ दो। ओके, बहुत ऐसा बुलेट शूट करते वक्त भी ऐसा घुमा के मारते हैं और 3-4 लोगों के सिर से निकल जाता है बुलेट। दे डोंट अंडरस्टैंड इनर्शिया, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एनीवेज। तो लेट अस टॉक फिजिक्स हियर। तो अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ टेम्पररीली। नाउ पुट दिस information data from equation number 2 in equation number 1. So from equation number 1 and 2, velocity extreme position पे कितना था? 0। तो 0 अपॉन 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 0 प्लस, इसको लेके आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। तो सी कितना मिल गया आपको? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो ये जो सी की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा? वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन, ए स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, बाई 2 कैंसल। तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब हमने प्लस माइनस क्यों लिया था? क्योंकि स्क्वायर रूट है इसके लिए, नहीं वो रीजन नहीं है, वो तो होता ही है नॉर्मली, क्योंकि ये प्लस और माइनस तुमको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, then the velocity will be positive. So positive sign here indicates that the particle is moving to the right, and negative sign indicates that it is moving to the left. तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का यहाँ पे मतलब है, तो अगर पॉजिटिव आप लिख रहे हो वेलोसिटी को, तो इट विल मीन दैट द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गोइंग टू द राइट, नेगेटिव मीन्स इट इज गोइंग टू द लेफ्ट। सो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट the particle is moving towards right at that instant of time, and negative sign indicates
that the particle is moving towards left, is moving towards left. हो गया, एक्सेलेरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। अब क्या, डिस्प्लेसमेंट। और अगर तुम नोटिस कर रहे हो, हमने इसको हार्मोनिक क्यों बोला था? साइन या कोसाइन आता है इसके लिए, अभी तक तो कहीं नहीं आया। कहाँ पे है साइन कोसाइन? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ए में था? नहीं था। लेकिन इफ यू नोटिस, ए डिपेंड्स ऑन एक्स, बी डिपेंड्स ऑन एक्स, मतलब एक्स में साइन या कोसाइन आना ही चाहिए, नहीं तो तुम इसको फिर हार्मोनिक बोल ही नहीं सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फाइंड करते वक्त जो वेलोसिटी का इक्वेशन था उसका मैग्नीट्यूड ले लो, टेकिंग कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, therefore v equal to omega under root of a square minus x square। ये चैप्टर इतना सिंपल है क्योंकि तुमको यहाँ पे बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। करो फिर। व्हाट इज v? dx by dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, क्योंकि दो ही वेरिएबल है x और t, और वेरिएबल सेपरेबल है। सिर्फ dt को वहां ले जाऊंगा, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, हो गया डायरेक्टली। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो dx अपॉन ओमेगा, एक काम करता हूं मैं, ओमेगा को वही रख देता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गया तो क्या करते हो? इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ओमेगा dt, ओमेगा है कांस्टेंट। इंटीग्रेशन हुआ है मैथ्स में? यस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज एन स्टैंडर्ड इंटीग्रल, साइन इनवर्स ऑफ x by a। वेरी गुड। So this is a standard integral, sin inverse of x by a equal to omega dt plus again some constant of integration। कहीं पे phi बोलते हैं, कहीं पे अल्फा बोलते हैं, कहीं पे बीटा बोलते हैं, मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ। तो where alpha is constant of integration। Therefore यहाँ पे इनवर्स है, तो राइट साइड में जाके, तो वहां जाके साइन बन जाएगा। तो x अपॉन ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। क्योंकि इसमें साइन है तो ये हार्मोनिक है, और ये x की वैल्यू आप v के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन, वन माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, और रूट में है, रूट हटा दो, ए कॉस, तो v बन गया कॉस, हार्मोनिक है। और एक्स से तो तुम कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक्स के लिए डाल दो, ए साइन, खत्म। तो एक्स इज साइन, ए इज माइनस साइन, एंड v इज कॉस। JEE में भी क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। x is sin, v is cos, a is minus sin। What is the phase difference between sin and cos? वो तो phase का मतलब क्या होता है? State of vibration। वेरी गुड। बाकी लोगों का क्या? 11th का कॉन्सेप्ट है ये, साउंड चैप्टर का। रिपीट करूंगा मैं, डोंट वरी, कल के लेक्चर में होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए। चलो मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। What is sin 0? What is cos 0? Very good. What is sin 90? Cos 0, cos 0 1। cos की वैल्यू 1 होती है 0 पे, sin की वैल्यू 1 होती है 90 पे। तो sin और cos में फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री, पाई बाई 2। तो अगर एक एक्सप्रेशन में sin आया, दूसरे में cos आया, तो व्हाट इज फेज डिफरेंस? 90 डिग्री, पाई बाई 2।
तो डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में कितना फेज डिफरेंस है? π/2 रेडियंस का। ये क्वेश्चन आया है सीईटी में। व्हाट अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? π/2, क्योंकि एक कॉस है साइन है वापस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन? 180, क्योंकि एक में साइन है एक में माइनस साइन है, राइट? तो पाई, वो आगे हम लोग करने ही वाले हैं, बट ऑलरेडी यू नो। अब जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी के केस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड की थी यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, वैसे अब तुमको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया। तो अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट के बाद वहां पे दो केसेस दिए होंगे आपको, लिखा है क्या? इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजिशन, तो if the particle starts from mean position and if the particle starts from extreme position. If the particle starts क्या? Starts its motion from mean position. और जब तुम स्टार्ट बोलते हो तो तुम उस टाइम इंस्टेंट को लेते हो जीरो। So when you say that the particle starts its motion from mean position, you mean that you want to say that at t equal to 0, x equal to 0. तो पार्टिकल ने अपना मोशन अगर मीन से स्टार्ट किया होगा तो इनिशियल टाइम इंस्टेंट पे, जीरो टाइम पे वो कहाँ था? मीन पे था। अब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी इक्वेशन नंबर होगा, आई डोंट रिमेम्बर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू डाल दो वहां पे जीरो, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जीरो। तो पुट जीरो इक्वल टू a साइन ओमेगा जीरो प्लस अल्फा करेक्ट। तो क्या आ जाएगा? ए शिफ्ट हो गया, जीरो हो गया, साइन जीरो प्लस अल्फा मतलब साइन अल्फा। when is value of sin 0? 0. So what is alpha? 0. Therefore x equal to a sin omega t plus alpha, अल्फा कितना है? 0, करेक्ट। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने बोला कि चलो ऐसा समझ लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? मेन पोजीशन से स्टार्ट करना मतलब t इक्वल टू 0 पे, वो था x इक्वल टू 0 पे। तो पुट x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो यू गेट by solving alpha equal to 0, put this alpha equal to 0 in this equation, so you get x equal to a sin omega t plus 0. So x equal to a sin omega t. So what is the displacement equation of a particle performing SHM starting from its mean position? A sin omega t. तो जिस क्वेश्चन में आपको पहले से ही बता के रखा है that the particle starts from mean position, x equal to a sin omega t, और अगर नहीं बता के रखा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग मीन से ही लेते हैं, अगर नहीं बोला है तो। कभी कभी बोला होगा अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो कभी कभी बोला होगा इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब एक्सट्रीम बोल रहे हो तो दो एक्सट्रीम से, फिर एक तो x इक्वल टू प्लस ए है या तो फिर x इक्वल टू माइनस ए है। तो दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल या तो प्लस ए पे है या फिर वो माइनस ए पे है। तो x इक्वल टू प्लस और माइनस ए। तो ये जो x इक्वल टू प्लस माइनस ए है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आएगा? प्लस माइनस ए इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा। t की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस या फिर माइनस ए। ए हो गया कैंसर, तो प्लस माइनस 1 इक्वल टू साइन अल्फा, बराबर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो इसका मतलब या तो साइन अल्फा की वैल्यू +1 है या साइन अल्फा की वैल्यू -1 है। साइन की वैल्यू +1 कब होती है? π/2, और माइनस कब होती है? π/2। 90 and 270,
क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वो जो पॉइंट होता है वो होता है वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। आई होप यू रिमेम्बर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको बताया था। तो π/2 या फिर 3π/2 पे। तो देयरफॉर वो जो इक्वेशन था उसमें x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, थोड़ा ज्यादा ही केयरफुल रहना है, क्योंकि तुमको दो वैल्यू मिल गई π/2 और 3π/2। और तुमने बोला भी क्या था, या तो पार्टिकल स्टार्ट करेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से, मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ बेटर। इसलिए 11 की बेसिक जरूरी होते हैं, क्योंकि वो नहीं पता तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ओके, हाँ सॉल्यूशन पता नहीं, मिल जाएगा कोई बात नहीं। तो व्हेन यू से x इक्वल टू प्लस ए, अभी वो जो मैं फेज की बात कर रहा था थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। फेज मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन आपको तीन चीजें बताता है, थ्री थिंग्स। एक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर पार्टिकल उसके मीन पोजीशन पे है और अब तक मोशन स्टार्ट ही नहीं किया है तो फेज को तुम बोलते हो 0 डिग्री। तो फेज 0 डिग्री होने का मतलब ये होता है दैट द पार्टिकल विल स्टार्ट इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन नाउ, इट इज स्टिल एट इट्स मेन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0। कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पॉजिटिव। और अगर वो अपने राइट एक्सट्रीम तक पहुंच गया है तो इसको तुम बोलते हो 90 डिग्री फेस, मतलब π/2। तो अगर आपको फेज एंगल π/2 दिया हो तो पार्टिकल कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे, मतलब x इक्वल टू प्लस ए पे। वेलोसिटी कितना है, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इक्वल टू प्लस में, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ऑसिलेशन नंबर क्या है, पहला ही है, अभी तक एक चक्कर कंप्लीट नहीं हुआ उसका, वापस यहाँ पे आ गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 0। व्हाट इज फेज, 180 डिग्री पाई, क्योंकि π/2 गया था, π/2 आया है, करेक्ट। अब कोई बोलेगा गया था पॉजिटिव प्लस π/2, आया था माइनस π/2, तो 0 हो गया। 0 हो गया ना। ऐसा नहीं होता है 0, वो आगे के टॉपिक में समझेगा तुमको क्यों नहीं होता है। तो गया था π/2, आया है π/2, तो कितना हो गया, पाई। तो अगर एंगल पाई है मतलब 180 है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पहला ही चालू है, अभी तक आधा कंप्लीट हुआ है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू द लेफ्ट, इधर आ गया, इधर π/2 π/2 π/2, 3 बार π/2, 3π/2। x इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टू द राइट, मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव, नंबर ऑफ ऑसिलेशन स्टिल 1, प्लस π/2, 2 पाई, π/2 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 π/2, 4 बार π/2 मतलब 2 पाई। एक चक्कर खत्म, end of first oscillation, particle is at mean position, it will now start its second oscillation, plus π/2, 2 pi plus π/2, 5π/2, कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। ऑसिलेशन नंबर क्या है, 2, प्लस π/2, 3 पाई, 5π/2 प्लस π/2 इज 6π/2, मतलब 3 पाई। डेढ़ राउंड खत्म, 1.5 ऑसिलेशन, मेन पे है, कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, plus π/2, 3 pi plus π/2, 7π/2. First oscillation at left extreme will go to the right, 4 पाई। सेकेंड राउंड खत्म, तीसरा चालू होगा, कहाँ पे है, मीन पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो 0 से 2 पाई पहला चक्कर फर्स्ट ऑसिलेशन, 2 पाई टू 4 पाई सेकंड ऑसिलेशन, 4 पाई टू 6 पाई थर्ड ऑसिलेशन, 6 पाई टू 8 पाई फोर्थ ऑसिलेशन, फोर्थ ऑसिलेशन में है, 8 टू 10 फिफ्थ में। तो जस्ट बाय knowing value of angle you should be able to tell what is the displacement। तो π/2 जब मैंने लिखा इधर प्लस ए पे था, इसलिए तुमने क्या लिखा, x की जगह पे तुम क्या लिखोगे, प्लस ए, क्योंकि तुमने x की दो वैल्यू ली है, कौन सी दो, प्लस और माइनस। तो रिमेंबर, तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, इट इज कॉस थीटा, राइट, गुड। तो ये प्लस आया कि नहीं, क्योंकि एंगल क्या था, π/2। और अगर एंगल 3π/2 हो तो क्या आना चाहिए, माइनस। तो इफ
alpha is 3 pi by 2. Look what happens is x equal to a sine of omega t plus 3 pi by 2. What is sine of 3 pi by 2 plus theta? Minus cos, क्योंकि तुम चौथे क्वाड्रेंट में हो. 3 पाई बाई 2 मतलब 3 क्वाड्रेंट खत्म हो गए, अभी कहाँ? फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है? नेगेटिव है. और हाफ एंगल है, हाफ एंगल, तो साइन का क्या बनेगा? कॉस. ये तो पक्का है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन साइन था ना, तो साइन चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस. क्या लिखोगे? माइनस ए कॉस ओमेगा टी. यहाँ तक क्लियर? तो सिर्फ एंगल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया होगा. तो अगर मैं बोलता हूँ पाई बाई 2, कहाँ से स्टार्ट किया? पॉजिटिव एक्सट्रीम. अगर मैं बोलता हूँ 3 पाई बाई 2, नेगेटिव एक्सट्रीम. व्हाट अबाउट 5 पाई बाई 2? पॉजिटिव एक्सट्रीम. 7 पाई बाई 2, नेगेटिव एक्सट्रीम. पक्का नेगेटिव एक्सट्रीम? श्योर. व्हाट अबाउट इफ आई से 0? तो अगर 0 बोला मैंने एंगल, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. अभी किया ना, अभी तो लिखा. if the particle starts from mean position, x equal to a sin omega t. Clear? If I say x equal to a cos omega t, particle is starting from right extreme, phase angle initial phase is pi by 2. If I say x equal to minus a cos omega t, left extreme initial phase is 3 pi by 2. If I say x equal to a sin omega t plus 2 pi, what is sine of 2 pi plus theta? Sin theta. So particle is basically starting its second oscillation now. यहाँ तक क्लियर? गुड. बाकी का फिर कल देखते हैं.